ओलिविया ने उन्हें तुरंत ग्रे एलिफेंट्स के मेंबर्स के तौर पर पहचान लिया। शायद उन्होंने जो छोटे मॉन्स्टर्स बनाए थे वो बस इनिशियल अटैक था। अगर वो अंडरडॉग्स के मेंबर्स को डील या सॉल्व नहीं कर पाए तो अगला कदम वो खुद लेने वाले थे, या तो उनके बिजनेसेस को डिस्ट्रॉय करना या फिर हर एक अंडरडॉग मेंबर को खत्म करना। दो बड़े गैंग्स की वॉर में आमतौर पर दो ही रास्ते होते हैं, या तो लीडर को सबमिट करवाया जाए जो लगभग इम्पॉसिबल होता है, या फिर सामने वाले को पूरी तरह वाइप आउट कर दिया जाए। और अब ऐसा लग रहा था कि ग्रे एलिफेंट्स ने दूसरा रास्ता चुन लिया है। कोई बात नहीं, ओलिविया ने कहा, मेरे पास इसके लिए अपनी हेल्प है। उनके पीछे से ज्यादा देर नहीं लगी। एक और ग्रुप दौड़ता हुआ आया और सीधे गैंगस्टर्स पर टूट पड़ा। ओलिविया ने मदद करने में कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई। आखिरकार वो अपने ही लोगों को खोना नहीं चाहती थी। मैं नॉर्मली इंसानों से नहीं लड़ता, ब्लेक ने सोचा जब वो भी चार्ज करते हुए आगे बढ़ा, लेकिन लगता है मैं उस पर एक फेवर ओड हूं। फिर भी यंग ऑल्टर्ड हंटर ने अपने वेपन्स रख दिए और फिस्ट से ही उन्हें इनकैपेसिटेट करने का फैसला किया। दोनों व्हाइट रोज एजेंट्स भी खासे अनॉयड थे कि इन रैंडम लोगों ने उन पर अटैक करने की कोशिश की थी, तो एक और फाइट शुरू हो गई। ग्रे एलिफेंट मेंबर्स शायद ये मान बैठे थे कि सामने वाले अभी फाइट करके थक चुके होंगे, लेकिन भले ही वो थोड़े टायर्ड हो, उनकी स्ट्रेंथ नॉर्मल ह्यूमंस से डील करने के लिए काफी थी, खास तौर पर फॉर्मर पिंसर मेंबर्स की मदद के साथ। ग्रे एलिफेंट्स को जल्दी ही संभाल लिया गया और वो जमीन पर बेहोश पड़े थे। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? इन इडियट्स को अरेस्ट करो, सेडी ने बैरिकेड के पीछे खड़े पुलिस ऑफिसर्स पर चिल्लाया। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं कर रही, ओलिविया ने व्हाइट रोज एजेंट की आंखों में देखते हुए कहा। फिर पुलिस की तरफ मुड़ी। आखिरकार ये लोग बस कंसर्न्ड सिटीजंस हैं जो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन अगर तुम्हारी राय अलग है तो हमारे बीच सीरियस ट्रबल होने वाला है। जो गैंग मेंबर्स अब टेक्निकली हाउलर्स का हिस्सा थे, वो बिल्कुल रेगुलर सिटीजंस जैसे नहीं दिख रहे थे, उनके कपड़ों से लेकर उनके वेपन्स तक, और सबसे ज्यादा जिस फेमिलियरिटी के साथ वो उन्हें यूज कर रहे थे। मुझे लगता है फिलहाल इसे यहीं छोड़ देना बेस्ट होगा, फ्रैंक ने अपनी पार्टनर से धीरे से कहा। कुछ तो चल रहा है। पुलिस रिपोर्ट्स कह रही है कि यही चीज दूसरे एरियाज में भी हो रही है। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इनके पीछे पड़े, और वैसे भी हमारे पास इनके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं है सिवाय वेपन्स यूज करने के। लेकिन कौन आर्ग्यू करेगा कि ये सेल्फ डिफेंस नहीं था? और अगर ये किसी बड़े नाम से जुड़े हुए हैं तो इतने कम एविडेंस पर उन्हें अंदर लेना टफ होगा। आंखों के कोने से फ्रैंक ने कैमरा और उस वुमन को भी देख लिया जो अब उनसे बात करने के लिए दौड़ती हुई आ रही थी। और वैसे भी, उसने जोड़ा, इस वक्त हम पर बहुत ज्यादा आइज हैं। वो अच्छी तरह जानता था कि ये कितनी बड़ी स्टोरी बनने वाली है। शायद पूरा देश इसे देख रहा होगा। ये सच था, सिर्फ कैमरा ही नहीं बल्कि पब्लिक भी सब कुछ देख रही थी। और भले ही सेडी को लोगों की राय से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि ओलिविया के लोगों की वजह से आज कई लाइव्स बची थी। इसके अलावा न उस वुमन ने, न उसके मेन ने, और न ही ऑल्टर्ड हंटर ने ग्रे एलिफेंट मेंबर्स को इनकैपेसिटेट करने से ज्यादा कुछ किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से पता हो कि एक्सेसिव फोर्स के लिए उन्हें पकड़ा जा सकता है। ऐसे में उन्हें अरेस्ट करने के लिए उनके पास वाकई बहुत कम था। खुद को पैच अप करो, सेडी ने साई करते हुए कहा, और जब तुम पूरी तरह हील हो जाओ, 100% पर वापस आ जाओ, तब हम अगले एरिया में मूव करेंगे जहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम इस नो नेम टाउन के मेस में मर जाओ। चलते हुए व्हाइट रोज एजेंट ने अपने पैर को 2-3 बार छुआ और उस स्ट्रेंज वुमन को देखा। किसी वजह से उसके लेग का वूंड तब से हर्ट कर रहा था जब से वो यहां पहुंची थी। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, सेडी ने सोचा। क्या मैं सच में सही कर रही हूं उसे जाने देकर? तभी अचानक एक फोन के रिंग होने की आवाज आई, फिर एक और फिर कई। सबने नोटिस किया कि आवाज डेड बॉडीज से आ रही थी, लेकिन पब्लिक या ग्रे एलिफेंट्स की नहीं। ये अंडरडॉग्स के बॉडीज थी, वो लोग जो बाकियों के पहुंचने से पहले ही मारे जा चुके थे। नॉर्मली ऐसे कॉल्स को कोई आंसर नहीं करता, लेकिन ये रुक ही नहीं रहे थे। साफ था कि कुछ गड़बड़ है। ग्लव्स पहनकर सेडी ने एक फोन उठाया और कॉल आंसर किया। ये इमरजेंसी है। दूसरी तरफ से एक आदमी चिल्लाया, सिपेन एरिया पर अटैक हो रहा है,
हालत बहुत खराब है, हमें तुरंत हर एरिया से हेल्प चाहिए। सिपेन पहुंचो, ये ऑर्डर है अभी। उस आदमी ने यह कंफर्म करने की भी जहमत नहीं उठाई कि फोन किसने उठाया है। उसकी आवाज में साफ पैनिक था। लगता है अब हमें पता चल गया है कि अगला एरिया कौन सा है, सेरी ने कहा। उसी वक्त रिपोर्टर ने भी फोन कॉल की बात सुन ली, और वो अकेली नहीं थी। क्या वहां और भी क्रेज्ड ऑल्टर्ड होंगे? ब्लेक ने सोचा, शायद और भी स्ट्रॉन्ग वंस। लेकिन क्या यह समझदारी होगी कि मैं अपनी लक टेस्ट करूं अगर व्हाइट रोज एजेंट्स भी वहां जा रहे हैं? उन्हें निकलने से पहले प्रिपेयर करना होगा। शायद मैं हेड स्टार्ट ले सकता हूं। यह सोचते हुए ब्लेक पहले ही निकल पड़ा, लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर उस लड़की की तरफ देखा जिसने उसकी मदद की थी। फाइट के दौरान कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जब उसने उसकी टेम्परेचर राइज होते हुए नोटिस की थी, लेकिन किसी भी इंसान के साथ ऐसा हो सकता है। वो उसे इग्नोर कर गया क्योंकि उसे जल्दी थी। सिपिन, ओलिविया ने सोचा, मुझे उस ब्रैट को इन्फॉर्म करना चाहिए, जस्ट इन केस वो भी उसी एरिया में गया हो। हर कोई जानता था कि अंडरडॉग्स का लीडर कौन है, डेमियन हॉक। वो अक्सर पर्पल सूट में घूमता था और ज्यादातर वक्त बेसमेंट नाम के नाइट क्लब में बिताता था। अंडरडॉग्स इतनी बड़ी गैंग और इतनी मजबूत ताकत बन चुके थे कि उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उनका लीडर सबको पता है। असल में यही बात उन्हें एक आसान टारगेट भी बना सकती थी। यह भी सबको पता था कि स्लव की गैंग्स में अंडरडॉग्स ही अकेले थे जिनके पास एक ऑल्टर्ड था। कर्क जैसा इंसान डेमियन के लिए क्यों काम करता था, यह किसी को नहीं पता था। यह राज अंडरडॉग्स के अंदर भी छुपा हुआ था। सब बस इतना जानते थे कि कर्क आखिरी सांस तक लॉयल रहने वाला था। इसी वजह से ज्यादातर लोग मानते थे कि डेमियन खुद लड़ाई में बहुत खास नहीं होगा। आखिरकार किसी ने उसे कभी फ्रंट लाइन में लड़ते हुए देखा नहीं था। लोग उसके क्रूअल नेचर की बातें करते थे, लेकिन फाइटर के तौर पर ग्रे एलिफेंट्स के लीडर जैसे नहीं, जो अपने फिस्ट्स के लिए जाने जाते थे। यही फर्क था दोनों गैंग्स में। लोग मानते थे कि डेमियन डिसीजन मेकिंग की वजह से लीडर है, ना कि ताकत की वजह से। लेकिन जब उसके आदमी उसे लड़ते हुए देख रहे थे और गिल इस पूरे ख्यास में उसके साथ खड़ा था, तभी उन्हें समझ आया कि सारी अफवाहें झूठी थी। वो पूरी तरह गलत थी। डेमियन ने अपनी पर्पल सूट उतार दी थी ताकि मूवमेंट आसान रहे, या यूं कहे उसने सही टाइमिंग चुनी। जैसे ही एक क्रेज्ड ऑल्टर्ड उसकी तरफ दौड़ा, डेमियन ने सूट को उसके चेहरे पर फेंका और तुरंत अपनी खास एक्सिस में से एक चला दी। दोनों जमीन पर गिरे। पर्पल सूट से काला खून रिसता हुआ साफ दिख रहा था जब डेमियन उसे वापस उठाने गया। उसकी शर्ट के बटन्स फट चुके थे, जिससे उसकी डार्क टैन स्किन और अच्छी तरह डेवलप्ड मसल्स दिख रही थी। थोड़ी ही देर में उसकी सफेद शर्ट भी काले खून से भीगने वाली थी। यह साफ था कि आम गैंग मेंबर्स, चाहे लड़ाई में कितने ही स्किल्ड क्यों न हो, क्रेज्ड ऑल्टर्ड का सामना नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग उन्हें मारते, काटते, हथियारों से वार करते, लेकिन वो बार बार उठ खड़े होते थे। तभी एक गैंग मेंबर ने साइड किक मारकर एक क्रेज्ड को दूर फेंक दिया। वो जमीन पर गिरा, लेकिन उसके क्लॉज उस आदमी की टांग में घुस चुके थे। गैंग मेंबर घबरा गया। उसे लगा कि वो फिर उठ जाएगा, लेकिन उससे पहले ही डेमियन वहां पहुंच चुका था। दोनों एक्सेस ऊपर उठी और सीधा उसके सिर पर गिरी। डेमियन के चेहरे पर मुस्कान थी जब एक्स की धार खोपड़ी में धंस गई। क्रीचर अब हिल नहीं रहा था। तुम लोग वही करते रहो जो कर रहे हो, डेमियन मुस्कुराया। बाकी को मैं खत्म कर दूंगा। नाइट क्लब के ठीक सामने सड़क के दूसरी ओर रेस्टोरेंट्स की छतों के ऊपर अपार्टमेंट्स का एक ब्लॉक था। सबसे ऊपर रूफटॉप पर ब्रैंडन और रेवन खड़े होकर पूरा सीन देख रहे थे। काफी बड़ा मॉन्स्टर है, रेवन ने कहा। लोग भूल जाते हैं कि अंडरडॉग्स ने कर्क के आने से पहले ही अपनी पोजीशन बना ली थी। हाँ, ब्रैंडन ने सिर हिलाया। कर्क के जुड़ने से उनकी ताकत और बढ़ी। मैंने कई बार उसे हमारी साइड लाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी नहीं माना। समझ नहीं आता डेमियन ने उसे इतनी मजबूती से कैसे अपने काबू में रखा। उसने गहरी सांस ली। साफ दिख रहा था कि ज्यादातर क्रेज्ड ऑल्टर्ड्स का अंत डेमियन की वजह से हो रहा था। उन्होंने अपना काम अच्छे से किया, ब्रैंडन बोला। पता नहीं सिन ने अपनी सोल्यूशन का ये इस्तेमाल सोचा था या नहीं, लेकिन अगर अंडरडॉग्स खत्म हो जाएं तो हमारे लिए परफेक्ट होगा। रिपोर्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं, रेवन ने जवाब दिया। हर एरिया में अंडरडॉग्स को हैंडल कर लिया गया है। हालांकि हमारे क्रेज्ड ऑल्टर्ड्स भी खत्म हो रहे हैं, पर हमें उन्हें बचाकर रखने का कोई इरादा भी नहीं था। उसी पल एक आखिरी एक्स चली। फाइनल क्रेज्ड ऑल्टर्ड जमीन पर गिरा और फिर नहीं उठा।
अंडरडॉग्स के बहुत से लोग मारे जा चुके थे। अब मुश्किल से 10 लोग बचे थे। हांफते हुए डेमियन और गिल के साथ उनकी गिनती 12 हो गई थी। उन्हें इस हालत में देखकर ब्रैंडन को लगा कि वो खुद ग्रे एलिफेंट्स के साथ नीचे उतरकर उन्हें खत्म कर सकता था। लेकिन प्लान प्लान ही होता है। एक फोन कॉल किया गया। कुछ ही पलों में सड़क के दोनों सिरों से 2 और ट्रक्स आ गए। डेमियन और उसके लोगों के लिए यह अब भी खत्म नहीं हुआ था। ट्रक के पीछे के दरवाजे खुले। इस बार सिर्फ 10 क्रेज्ड ऑल्टर्ड्स नहीं, दोनों तरफ से 10-10, ताकत दोगुनी। पहले ही मुश्किल लड़ाई लड़ चुके अंडरडॉग्स को अब फिर से उसी हेल से गुजरना था, और इस बार और भी ज्यादा खतरनाक। अच्छा हुआ हमने टेस्टिंग की थी, ब्रैंडन मुस्कुराया। उन्हें सिर्फ एक सिरिंज दी गई थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाइल्यूट करके उन्होंने उसके कई इफेक्ट समझ लिए थे। कितनी लिक्विड से कोई टर्न होगा, डिल्यूट करने पर कितना टाइम लगेगा, और बहुत कुछ। यही टेस्टिंग रेवन को मास्टरमाइंड बनाती थी। टाइमिंग, प्लानिंग, सब कुछ परफेक्ट। उसे अंदाजा था कि डेमियन या कोई बाहरी मदद दूसरे एरियाज में क्रेज्ड ऑल्टर्ड से निपट सकती है, लेकिन वहां उन्हें बस डिले करने के लिए भेजा गया था, ताकि कोई यहां वापस ना सके। बॉस, अब क्या करें? एक आदमी चिल्लाया। साफ नहीं है क्या? डेमियन गरजा। जिंदा निकलना है तो लड़ो। जब क्रेज्ड ऑल्टर्ड टर्न हुए तो वे शॉप्स और क्लब्स के पास से गुजरे जहां लोग अंदर छुपे हुए थे। वो सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे किसी चीज ने उन्हें खींच लिया हो। खून की गंध, समंदर में शार्क की तरह। लेकिन कुछ को दूसरी गंध भी मिली, शॉप्स के अंदर से आती हुई। वो मुड़े, खिड़कियों और दरवाजों पर क्लॉ मारने लगे। थोड़ी दूर चैनल 5 की वैन आ चुकी थी। केट ने रास्ते में एक ट्रक देखा था, वैसा ही अबैंडन ट्रक जैसा पहले एरिया में था। उसे लगा था ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कितना ज्यादा। ट्रक से कई क्रीचर्स निकल आए। वैन से उतरते ही केट फिल्मिंग करने लगी, अपने भरोसेमंद कैमरामैन के साथ। इस बार वो जल्दी में सड़क पर नहीं दौड़ी। क्या यहां पुलिस पहुंची ही नहीं? उसने सोचा। या नंबर्स कम है? यहां तो मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा हैं। अगर व्हाइट रोज जल्दी नहीं पहुंची तो अजीब बात यह थी कि यहां एक भी पुलिस ऑफ नहीं था। ना पेट्रोल कार्स, ना बैरिकेड। कैमरा वर्रिड लोगों के चेहरों पर जूम कर रहा था। तभी एक ऑल्टर्ड ने मोटा ग्लास तोड़ दिया। उसने एक इंसान को दुकान से घसीटकर बाहर निकाला और सड़क के बीचों बीच उसे खाने लगा। शॉप अब सेफ नहीं रही। दरवाजा खुला और लगभग 30 लोग बाहर भागे, सीधे केट की तरफ। भीड़ ने उसे और उसके कैमरामैन को लगभग गिरा ही दिया। छोटी सी स्टैम्पीड थी। जब दोनों संभले और पीछे देखा तो उन्हें लगा था कि क्रीचर भागेगा, लेकिन वहां एक आदमी खड़ा था, ब्लैक एंड गोल्ड ब्लेजर में। उसका हाथ क्रीचर के गले पर था। उसके आर्म्स पहले ही जमीन पर पड़े थे। उसके आसपास और लोग थे, उसी ब्लैक एंड गोल्ड यूनिफॉर्म में। ये लोग कौन है? केट बोलती रही। और इन्होंने क्रेज्ड ऑल्टर्ड को इतनी आसानी से कैसे गिरा दिया? यूनिफॉर्म हुआ, कलर्स, वही हैं जो उस औरत के लोगों के थे जिसने ऑल्टर्ड हंटर की मदद की थी। क्या ये सब एक ही ग्रुप से हैं? जूम और करीब गया। क्रीचर को पकड़े हुए इंसान ने ब्लैक एंड गोल्ड वोल्फ मास्क पहना था और उसके नीचे लाल चमकती हुई आंखें। जहां कई ट्रेडिशनलिस्ट लोग खेत की न्यूज रिपोर्ट टीवी पर देख रहे थे, वहीं कुछ यंगस्टर्स स्लाव की हालत के बारे में दूसरे सोर्सेज से अपडेट्स ले रहे थे। उनमें से एक था स्कॉटी, एक लाइव स्ट्रीमर जो हर सेकंड के साथ और फेमस होता जा रहा था। बस यही है, यही मेरी कॉलिंग है, स्कॉटी ने सोचा। लोग इस सब को कितना पसंद कर रहे हैं। मुझे बस ऐसे बड़े इवेंट्स ढूंढते रहना है, उन्हें फॉलो करना है, और लोग खुद मुझे फॉलो करते रहेंगे। वो अपने फोन को जितना हो सके स्टेडी पकड़े हुए था, ताकि व्यूअर साफ देख सके कि इस वक्त क्या हो रहा है। कर्क और उसकी चीटा स्क्वाड सड़क के बीचों बीच आ चुके थे। वैसे भी अब वहां कोई गाड़ी नहीं चल रही थी। कई कार्स पलटी हुई थी, टूटी फूटी पड़ी थी। कर्क एक ऑल्टर्ड होने के नाते क्रेज्ड क्रीचर से एक एक करके निपट रहा था, ज्यादातर अपनी स्पीड और सीधे पंचेस का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन लोगों की नजरें किसी और पर ज्यादा टिक रही थी। एक अजनबी जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके सिर पर कैप नीचे तक खिंची हुई थी और स्कार्फ उसकी आंखों के नीचे, सब कुछ ढके हुए था। ये बंदा कौन है? कर्क तो ऑल्टर्ड है और ट्रांसफॉर्म भी हो चुका है, लेकिन ये तो पूरा निंजा जैसा लग रहा है। ये भी ऑल्टर्ड ही होगा। कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। जैसे ही व्यूअर्स जेडन के बारे में बातें कर रहे थे, उसने एक क्रीचर के कंधे पर छलांग लगाई, उसे पीछे धकेला और दूसरे को चेहरे पर किक मार दी।
तीसरा जैसे ही क्लॉ से वार करने आया, जेडन बैकफ्लिप करते हुए उसके चिन पर पैर जमा गया। कमाल है, इतने लंबे समय बाद इस तरह की लड़ाई। जेडन अपने डिस्गाइज के नीचे मुस्कुराया। पुराने दिन याद आ गए। कभी कभी सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ से लड़ना भी अच्छा लगता है। अपने यूनिक ऑल्टर्ड फॉर्म की वजह से वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता था। ऐसा करते ही उसकी पहचान खुल जाती। उसे ज्यादा क्रिएटिव होकर लड़ना पड़ रहा था, बिल्कुल अपने स्कूल डेज की तरह। यही फाइटिंग स्टाइल सबका ध्यान खींच रही थी। जल्द ही उन दोनों की मदद से उस एरिया के सारे क्रेज्ड ऑल्टर्ड्स गिर चुके थे। लड़ाई तेज थी, साफ थी और खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे रेस्टोरेंट्स और बार्स में छुपे लोग बाहर आने लगे। कुछ लोग अपनी कार्स से भी निकले। अचानक तालियों की गूंज फैल गई। थैंक यू, हमारी जान के लिए शुक्रिया। लोग अपने सेवियर्स के करीब आना चाहते थे, लेकिन शॉप ओनर्स ज्यादातर पीछे ही खड़े रहे। उन्हें पता था कि जिन्होंने उन्हें बचाया वो गैंग मेंबर्स हैं। कपड़ों से ही साफ था और अक्सर उन्हें अंडरडॉग से डील करना पड़ता था। आज वो ग्रेटफुल थे, लेकिन रोजमर्रा में वही अंडरडॉग्स की वजह से उनकी दुकानों का चलना मुश्किल हो जाता था। उनके लिए ये बस उनका फर्ज निभाना था। इतनी बड़ी डेंजर टल जाने के बाद स्कॉटी को लगा यही सही मौका है इंटरव्यू लेने का। व्यूअर्स लगातार डिमांड कर रहे थे। अगर वो इंटरव्यू अपलोड कर देता तो पाउट्यूब पर उसकी फेम और बढ़ जाती। वो तुरंत क्राउड में घुस गया, लेकिन किसी के भी पास पहुंचने से पहले ही कर्क ने अपना पैर घुमाया और सीधे मास्क्ड आदमी पर झपट पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, सीधा उसके कैप की तरफ गया। लेकिन जैसे ही चीटा ऑल्टर्ड का हाथ पास पहुंचा, उसे झटक कर दूर कर दिया गया। अगले ही पल जेडन पीछे की ओर कुछ कदम उछल गया। हे मैन, ये क्या था? जेडन ने हैरानी से पूछा। हमने साथ मिलकर मदद की और अब तुम मुझ पर हमला कर रहे हो? भीड़ रुक गई। लोग करीब आना भूल गए। मुझे लगा दोनों एक ही साइड पर हैं। फिर लड़ाई क्यों? शायद वो उसकी पहचान जानना चाहता था। कैप उतारने की कोशिश कर रहा था। काश वो कामयाब हो जाता। यकीनन वो बहुत हैंडसम होगा, या फिर बहुत डरावना। तभी तो चेहरा छुपा रहा है। इस शहर में सिर्फ एक ऑल्टर्ड है और वो मैं हूं, कर्क ने कहा। तो तुम कौन हो और किसके लिए काम कर रहे हो? वो फिर से दौड़ा, इस बार पहले से भी तेज। जेडन ने सिर एक तरफ किया और हमले से बच गया। उसी मोमेंटम में उसने कर्क के शरीर को पकड़कर आगे की ओर फेंका, पैरों से उसे उलझाया और जमीन पर पटक दिया। भाई, मैं सच में लड़ना नहीं चाहता, जेडन ने टीजिंग टोन में कहा, अपनी आवाज बदलते हुए। वैसे भी सवाल पूछने से पहले डिनर तो खिलाते हैं। अंडरडॉग्स के लोग दंग रह गए। कर्क उनसे कहीं ज्यादा तेज था, एएफसी का रुकी चैंपियन, और फिर भी एक नॉर्मल इंसान जैसा दिखने वाला उसे जमीन पर फेंक चुका था। क्या मैं सपना देख रहा हूं? अगर सपना है तो हम सब एक ही सपना देख रहे हैं। ये बंदा ऑल्टर्ड नहीं हो सकता, या फिर है? इतनी ताकत बिना ट्रांसफॉर्म किए। कर्क उठ खड़ा हुआ। अब वो भी सीरियस हो गया था। उसके दांत लंबे होने लगे, केनाइन्स बाहर दिखने लगे, आंखें सिकुड़ गई। ये ठीक नहीं है, जेडन ने सोचा। अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर गया तो सब जान जाएंगे मैं कौन हूं। मीडिया पीछे पड़ जाएगी। ये बंदा कुछ गलत समझ रहा है। हे चीटा ड्यूड, जेडन ने कहना शुरू किया, हम किसी और दिन मिलेंगे। शहर के दूसरे हिस्सों में भी मदद की जरूरत। लेकिन वो पूरा भी नहीं बोल पाया। कर्क की ट्राउजर्स फट गई। उसकी टांगों की मसल्स उभर आईं। उसने लंबी छलांग लगाई और क्लॉ से जेडन के चेहरे पर वार किया। एक पल के लिए कर्क ने उसकी आंखें देखी। ये ऑल्टर्ड है, उसने फिर आउटलाइन चमकी। जेडन ने सही समय पर उसके हाथ को पैरी कर दिया। ये सब ट्रिक्स बस यहां तक ही काम आएंगी, जेडन ने कहा। तुम्हारी फाइटिंग किसी बच्चे जैसी है। मुझे साफ दिख रहा है तुम कहां एम कर रहे हो। मेरे लिए तुम अभी भी एमेचर हो। उसने मुक्का चलाया। कर्क के चेहरे के सामने रुक गया। फिर भी कर्क को लगा जैसे कोई जोरदार चीज उससे टकराई हो, बिना छुए। मैसेज साफ था। जो भी उस डिस्गाइज के पीछे था वो कर्क से ऊपर था, जब चाहे उसे हरा सकता था। मैंने कहा था मुझे लड़ना नहीं है, जेडन बोला। मैं बस संयोग से इस शहर में था तो लोगों की मदद कर दी। उसने हाथ पीछे खींच लिया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। कर्क ने अपनी पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन भी वापस ले ली। क्राउड संतुष्ट था। दोनों ने उनकी जान बचाई थी और अब कोई नहीं चाहता था कि दोनों में से कोई घायल हो। सर, एक अंडरडॉग मेंबर चिल्लाया, फोन से हटते हुए। बॉस ट्रबल में है, हमें तुरंत साइपन जाना है। यह सुनकर जेडन को राहत मिली।
अगर ये साइपन गया तो वहां के लोग सेफ रहेंगे, उसने सोचा। रिपोर्टेड एरियाज में चैवली भी था। मैं उधर चला जाता हूं। हे, गुड लक, जेडन ने कर्क को जाते हुए आवाज दी। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस शहर के अकेले ऑल्टर्ड हो तो बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। अगली बार सीधे हमला मत कर बैठना। अदर ऑल्टर्ड? कर्क के दिमाग में यही गूंजता रह गया। स्लो में जो घटना चल रही थी उसे अब 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा हो चुका था। इतना समय चैनल 5 न्यूज के लिए काफी था, सिर्फ स्लो ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचने के लिए। लाइव ब्रॉडकास्ट पूरे देश में देखा जा रहा था, हालांकि थोड़ी डिले के साथ, ताकि कुछ ज्यादा ग्रूसम सीन्स को ब्लर किया जा सके। वैसे भी रात का समय था, इसलिए न्यूज चैनल्स को थोड़ी ज्यादा छूट मिल रही थी। फिर भी इस वक्त देश भर की आंखें उस रहस्यमय आदमी पर टिकी थी, ब्लैक एंड गोल्ड आउटफिट में, जो एक ऑल्टर्ड को ऐसे पकड़े हुए था जैसे वो कोई बच्चा हो। उसका छोटा शरीर इस एहसास को और भी गहरा कर रहा था। मगर सच कहें तो ज्यादातर लोगों को उस नजारे पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। ऑल्टर्ड अभी भी छटपटा रहा था, अपने विकृत मुंह से आदमी को काटने की कोशिश करता हुआ, पैरों को हवा में झुलाता हुआ, बस किसी भी तरह सामने वाले को मार देना चाहता था। एक अंधेरे कमरे में लॉक गैंग के बेस के अंदर एक भारी भरकम आदमी आराम से बैठा था। उसके पास डार्क कलर ड्रिंक रखा हुआ था। वो डैम वुल्फ मैन, टोनी ने टीवी स्क्रीन पर चिल्लाते हुए कहा। ये लोग भी इस वॉर में कूद पड़े हैं, है ना? उसके बगल में खड़े राइट हैंड मैन ने जवाब दिया। हो सकता है, बस कंसर्न सिटीजन्स हो। टोनी ने इस बात पर हंसी उड़ाई और एक ही घूंट में अपना ड्रिंक खत्म कर दिया। वैसे सिर्फ लॉक गैंग ही नहीं देख रही थी कि आज क्या होने वाला है। कई और गैंग्स भी चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। यह मौका था जानने का कि मीटिंग में उन्होंने सही फैसला लिया था या नहीं, और आगे उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। मेयर अपने रिपेयर्ड ऑफिस में बैठा टीवी देख रहा था। उसके साथ राइजिंग ड्रैगन गैंग का लीडर डी भी मौजूद था। लगता है वो झूठ नहीं बोल रहे थे, डी ने कहा। उन्होंने कहा था कि वो इस वॉर में शामिल होंगे। ग्रे एलिफेंट्स की पावर सच में चौंकाने वाली है, बेन क्लोव ने कहा, अपने हाथों को देखते हुए मुट्ठी बंद करता फिर खोलता। मुझे पूरा यकीन था कि अंडरडॉग्स इस लड़ाई में जीतेंगे, लेकिन अब इस थर्ड इंटरवेंशन के साथ आज जो होगा उसके हिसाब से हमें अपनी प्लान्स बदलनी पड़ेंगी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसी समय दो लोग खास तौर पर लाइव फुटेज देख रहे थे। ये लोग कौन हैं? क्राउड भाग रहा था, लेकिन कैमरे में साफ दिख रहा था। ये लोग शांति से भीड़ के बीच चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक ऑल्टर्ड ने एक सिविलियन की तरफ छलांग लगाई। उसके हाथ बस कुछ सेकंड दूर थे एक महिला के शरीर में घुसने से। उसी पल गेरी ने अपने हाथ ट्रांसफॉर्म किए और क्रेज्ड ऑल्टर्ड के छोटे छोटे लिम्स को एक झटके में काट दिया। फिर उसे हवा में उठा लिया। वो ऑल्टर्ड ही होगा, रेवन ने कहा। इतनी तेजी से ऐसा करना और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनती। उनकी एंट्री सब कुछ बर्बाद कर सकती है। और तुम इस पर यकीन कर रहे हो? ब्रैंडन ने कहा। हमारे पास अभी भी गैंग मेंबर्स हैं, बस इसका मतलब यह है कि हमें अपना मूव थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। इतना कहकर ब्रैंडन रूफटॉप से चल पड़ा, रेवन को अकेला छोड़ते हुए सब कुछ अनफोल्ड होते देखने के लिए। ग्राउंड फ्लोर पर अब सिर्फ हाउलर्स के रेगुलर मेंबर्स ही नहीं थे। इनू के साथ सुजैन और केविन भी पहुंच चुके थे। उनकी नजर गैरी के हाथों में पकड़े उस बच्चे पर पड़ी और फिर पीछे ले जाए जा रहे अंडरडॉग मेंबर्स पर। तीनों के घुटने जवाब दे गए। वो टॉमी के फेवरेट कपड़े थे, सूजन रोते हुए बोली। और वहां लिटिल बोबो है, केविन चिल्लाया, सुजान को कसकर पकड़ते हुए। दोनों पूरी तरह शॉक में थे। इनू चीखा, उसे नीचे रखो। गैरी ने सिर घुमाकर इनू की तरफ देखा। वो घुटनों पर नहीं गिरा था और उसने पीछे मुड़कर बाकियों की तरफ भी नहीं देखा। लेकिन इनू की सिसकियां साफ सुनाई दे रही थीं। सिर्फ ऑर्फनेज के बच्चों की वजह से नहीं, वो बाकियों को भी देख सकता था, जिनसे उसने वादा किया था कि वो वापस आएगा। अब वो सब डेड पड़े थे, ऑल्टर्ड बन चुके थे। इनू, गैरी ने कहा, क्या यही वो ऑर्फन्स हैं जिन्हें तुम ढूंढ रहे थे? इनू ने सिर हिला दिया। गैरी ने पीछे देखा। क्या कोई और क्रेज्ड ऑल्टर्ड पास है? लेकिन बाकी लोग अब अंडरडॉग मेंबर्स से लड़ने में व्यस्त थे। उसने क्रेज्ड ऑल्टर्ड को जमीन पर रखा, लेकिन एक हाथ उसके सिर पर मजबूती से रखा और पैर से उसकी टांगें दबा दी, ताकि वो घुटनों के बल रहे, सबको साफ दिख सके वो क्या पकड़े हुए है। आई एम सॉरी इनू, गैरी ने कहा। मुझे पता है तुम इन्हें जानते थे, लेकिन बताओ मैं क्या करूं?
मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन ये लोग ट्विन्स जैसे हैं। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अगर मैंने इसे रोका नहीं होता, तो वो भागती हुई औरत को मार चुका होता। और अगर मैंने इसे अभी छोड़ दिया, तो इस टाउन का हर इंसान डेंजर में होगा। मुझे अभी साफ पता है, अगर ये फेक ऑल्टर्ड छूट गया, तो सीधा तुम तीनों के पास आएगा और बिना सोचे तुम्हारे गले फाड़ देगा। ये सिर्फ गैरी का अंदाजा नहीं था, सिस्टम भी वही कह रहा था। Save the town of Slough. Someone has created fake altered and the whole town is under attack. Quest: save the town by defeating the altered 30 out of 64 infected altered have been killed. Quest rewards will be based on contribution to ridding of the infected altered slough के 4 areas, जहां underdogs का control था। हर जगह 10 crazed altered हमला कर रहे थे। और अब सिपिन में second wave आ चुकी थी, पहले से भी ज्यादा खतरनाक। अब साफ था, इन्यू को देखकर ही समझ आ गया, हर एक ऑर्फन को ऑल्टर्ड में बदल दिया गया था। वो सही कह रहा है इन्यू, मरी ने कहा, उसके पास आकर उसका कंधा थामते हुए। ट्विन्स याद है तुम्हें, ये भी वैसे ही हैं। सबसे अच्छा यही है कि इन्हें इस दर्द से आजाद कर दिया जाए। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे दोस्त या ये बच्चे ऐसे लोगों को हर्ट करना चाहते? इन्नू के पास कोई जवाब नहीं था। वो अब भी पीछे नहीं मुड़ा। डर था कि दूसरों के चेहरे कैसे होंगे। उसे लगा उसने सबको झूठी उम्मीद दी थी। मैंने इनू सिसकते हुए बोला, मैंने गैंग ज्वाइन की, अंडरग्राउंड फाइट्स में गया, सब इनके लिए। मैंने हर कोशिश की इन्हें बचाने की। अब मैं क्या करूं? इनू दुख के बाद अब उसकी आवाज में एक और इमोशन था। तुम्हारा दोस्त वो स्पेशल है ना? तुम जानते थे कि वो हमारी मदद कर सकता है। तुम पूछ रहे हो अब क्या करना है? तो सुनो, वो सही है, इन्हें आजाद करो इस पेन से। और उसके बाद उसकी आवाज कांपने लगी, फिर गुस्से में बदल गई। जो लोग ये सब करके गए हैं, उन्हें इससे भी ज्यादा सफर करवाना। केविन हैरान रह गया। सूजन कभी वायलेंस के पक्ष में नहीं रही थी, लेकिन जिन बच्चों को उसने पाला था, उन्हें इस हालत में देखकर कुछ टूट गया था। मैं चाहती हूं वो सब कीमत चुकाएगी। कैमरा पर सब कुछ कैप्चर हो रहा था। केट एक शब्द भी नहीं बोल पाई। जो ग्रुप अचानक आया था, वो उन सवालों के जवाब दे रहा था जिनकी सबको तलाश थी। इन्होंने ने अपनी आंसू भरी आंखें पोंछी और गैरी की तरफ देखा। ठीक है, उसने कहा, चलो ये करते हैं। और मैं वादा करता हूं, अगर तुम मेरी मदद करोगे उन लोगों से बदला लेने में जिन्होंने मेरे फैमिली के साथ ये किया, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा। गैरी ने नीचे देखा, उस क्रेज्ड ऑल्टर्ड की तरफ। उसने खुद को संभाला। कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए उसके नाखून लंबे और तेज हो गए। एक सीधा वार सीने के आर पार। ऑल्टर्ड वहीं मर गया। गैरी ने शरीर छोड़ दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। वो मुड़ा बाकी लोगों की तरफ और सामने खड़े अंडरडॉग मेंबर्स की ओर। और उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, इसे करना अब इतना आसान क्यों लग रहा है? कुछ भी चल रहा था और यह साफ था कि वे इसमें सीधे मदद नहीं कर सकते। इसी वजह से सुजैन ने तय किया कि वह केविन को वापस उस कार तक ले जाए जो हाई स्ट्रीट के आखिरी छोर पर खड़ी थी। ग्रुप 2 कारों में बंट गया था। एक में मरी की मां ड्राइव कर रही थी और दूसरी में गैंग का सबसे नया एम्प्लॉई टाइलर को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। उसके दिमाग में बार बार यही सवाल आ रहा था कि वह और गैरी आखिर किस तरह के ग्रुप से जुड़ गए हैं। लेकिन कार में बैठे बैठे जब उसे स्टैंड बाय पर रहने को कहा गया, तो उसने अपने फोन पर न्यूज चैनल खोल लिया ताकि पता चल सके कि बाहर क्या कहा जा रहा है। गैरी ने अपनी आवाज बदली हुई थी और मास्क पहनते ही वह इसे आदत बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके बालों के रंग को देखते हुए कम से कम इतना तो वह कर ही सकता था कि लोग उसे हाउलर्स के लीडर से जोड़ पाए। इसी तरह काई ने भी अपना फॉक्स मास्क पहन लिया था, जबकि बाकी लोग खुले चेहरे के साथ थे। मौजूदा हालात देखकर टाइलर को लगा कि कम से कम वह उन लोगों के साथ है जिन्हें वह गुड गाइज मान सकता है। खासकर तब जब उसने ऑल्टर्ड की डरावनी कहानी सुनी कि वे असल में क्या थे। उसी वक्त उसके फोन की स्क्रीन पर नीचे एक लाल बैनर उभरा। क्या क्रेज्ड ऑल्टर्ड सच में ऑर्फन बच्चे हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए? यार, आज मुझे कितनी बार बुलाया जा चुका है। पहले तो लगा था ऐसी कार चलाना सपना सच होने जैसा है, लेकिन अब अगर मुझे पता होता कि यह जॉब इतनी मुश्किल होगी, तो मैं ज्यादा पैसे मांगता। टाइलर ने मन ही मन सोचा। कार का दरवाजा खोलते ही केविन और सुजैन को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन वे ये देखे बिना नहीं रह सके कि टाइलर अब भी अपने फोन पर सब कुछ देख रहा है। क्या तुम वीडियो की आवाज थोड़ी बढ़ा सकते हो?
सूजन ने शालीनता से पूछा। टाइलर ने तुरंत ऐसा किया और फोन को थोड़ा झुका दिया ताकि तीनों साथ देख सकें। क्या तुम्हें लगता है इनू ठीक रहेगा? केविन ने रिपोर्टर की आवाज सुनते हुए पूछा। बिल्कुल, तुमने खुद कहा था ना, अब वह अडल्ट है, ऐसा इंसान जिस पर भरोसा किया जा सकता है, वह ठीक रहेगा। सुजन ने कहा, और प्यार से केविन के सिर पर हाथ फेरते हुए तीनों न्यूज चैनल देखते रहे, ये जानने के लिए कि यह सारा कैओस आखिर कैसे खत्म होगा। जब यह सब खत्म हो जाएगा, मैं तुम दोनों को खुद अपने साथ रखूंगी। अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं बचा था। हाउलर्स के लिए मूव करने का समय आ चुका था, लेकिन एक बात उन्हें परेशान कर रही थी। वे अंडरडॉग्स को क्रेज्ड ऑल्टर्ड से लड़ते हुए देख सकते थे, लेकिन ग्रे एलिफेंट्स का कोई भी मेंबर नजर नहीं आ रहा था। वे कहीं न कहीं आसपास ही होंगे। अगर अंडरडॉग्स किसी तरह बच गए, तो ये लोग जरूर उन्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। खाई ने कहा, जैसे वह गैरी का मन पड़ रहा हो। अगर हम अभी शामिल हुए तो हम अंडरडॉग्स की मदद कर देंगे, लेकिन यही हमारा परफेक्ट चांस भी हो सकता है हमला करने का। देखो, वहां डेमियन है। गैरी ने महसूस किया कि लीडर का नाम सुनते ही खाई की हार्ट बीट तेज हो गई। उसकी आवाज में जो जहर था वह गैरी से छुपा नहीं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वह डेमियन से उतनी ही नफरत करता है जितनी मैं करता हूं। नहीं, यह ठीक नहीं है। मेरे लिए तो वह बस ऐसा इंसान है जिसे मुझे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हटाना है। लेकिन खाई के लिए यह कुछ ज्यादा ही पर्सनल लग रहा है। क्या इसी वजह से उसने हाउलर्स बनाए? गैरी, उसे मार देना। ओलिविया के साथ जो किया था वैसा मत करना। उसे जिंदा छोड़ना बहुत खतरनाक है। वह हमें कभी भी पीठ में छुरा घोंप सकता है। हमें उसे यहीं अभी खत्म करना होगा। गैरी अभी सोच ही रहा था कि क्या करे और कैसे करे, तभी लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। तुम क्या कर रहे हो? दरवाजे से दूर हटो। एक दुकान से किसी औरत की आवाज आई। और यह सिर्फ एक दुकान नहीं थी। कई दुकानों से लोग जबरदस्ती बाहर निकल रहे थे। अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए धीरे धीरे सड़क पर भरने लगे और दोनों हाई स्ट्रीट के एंट्रेंसेस बंद हो गए। ये लोग मुसीबत है। जब उसने देखा कि उनमें से एक अपनी जेब से छोटा ब्लेड निकाल रहा है। तुम कह रहे हो ये गैंगस्टर्स हैं? मैरी ने पूछा। अगर ऐसा है तो ये पहले मदद करने क्यों नहीं आए? तुम एक बात समझ नहीं रही हो मरी, खाई ने जवाब दिया। ये अंडरडॉग्स का हिस्सा नहीं है। ये ग्रे एलिफेंट के मेंबर्स हैं, जो शुरू से ही आम लोगों की तरह यहां छुपे हुए थे, सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। अंडरडॉग्स की हालत देखकर उनके चेहरों पर जो खुशी थी, उससे काय की बात सही लग रही थी। सिपेन महंगे रेस्टोरेंट्स, बार्स, क्लब्स और होटल्स से भरा हुआ इलाका था। इस एक ही सड़क पर लोगों की भीड़ ज्यादा थी और उसी में छुपना उनके लिए आसान था। अब गैरी और उसके साथियों के चारों ओर लगभग 100 गैंग मेंबर्स थे। वे अभी अंडरडॉग्स पर टूटे नहीं थे और क्रेज्ड ऑल्टर्ड से एक तय दूरी बनाए रखे हुए थे, जैसे उन्हें पता हो कि कितनी नजदीक जाना सुरक्षित है। ग्रे एलिफेंट का एक मेंबर हाउलर्स की तरफ देखते हुए बोला, हमें ऑर्डर मिला है कि जो नए ट्रबल मेकर्स इस। वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि एक काला लड़का उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। जिम्मेदार लोगों को देखते ही इनू उछला और घुटना सीधे उसके चेहरे पर मारा। आदमी जमीन पर गिर पड़ा। मैं तुम सब हरामियों को मार डालूंगा, इनू चिल्लाया और दूसरे गैंगस्टर के हाथ पर जोर से लात मारी। उसी वक्त तीसरा आदमी इनू को मारने के लिए मुट्ठी तान चुका था, लेकिन उससे पहले ही एक मुट्ठी आकर उसकी मुट्ठी से टकराई। एक आवाज आई, क्रैक। साफ था कि दूसरी मुट्ठी ज्यादा ताकतवर थी। अरे, सब कुछ अपने लिए मत रखो, हमें भी कुछ करने दो, ऑस्टिन बोला। काय, तुम ऑल्टर्ड और डैमियन संभालो, काय ने गैरी से कहा। कोई ओपनिंग ढूंढो, ये शायद तुम्हारा एक ही चांस है। और जो मैंने कहा था, याद रखना। अगले ही पल फॉक्स मास्क पहने टीनेजर बाकी लोगों के साथ कूद पड़ा और मरी को अपने पास ही रखा। वे सब सर्कल बनाकर लड़ रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन संख्या में गैंगस्टर्स ज्यादा थे। गैरी हिचक रहा था। ग्रे एलिफेंट्स की संख्या फिंसर से कहीं ज्यादा थी। भले ही ये डेमियन के पीछे जाने का एकमात्र मौका हो, वह अपने दोस्तों को कुर्बान नहीं करना चाहता था। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता, मुझे भी मदद करनी होगी। ग्रे एलिफेंट्स को खत्म करना भी उतना ही जरूरी है। गैरी ने सोचा। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने देखा कोई मेरी के पीछे से चुपचाप आ रहा है। लेकिन अगले ही पल उस आदमी का शरीर बुरी तरह कांपने लगा, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वह जमीन पर गिर पड़ा। सामने एक आदमी खड़ा था, काले रोब में, काले मास्क के साथ। नो, ऑल्टर्ड हंटर ने तेज आवाज में कहा।
मैं यहां उन लोगों से निपटने आया हूं जिन्होंने ये सब मैस खड़ा किया है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी वजह से किसी को चोट न लगे। गैरी सोच रहा था कि ब्लेक ने उसे कैसे पहचाना। शायद उसका खास मास्क, या फिर इसलिए कि उसके हाथ अब भी ट्रांसफॉर्म्ड थे, या फिर इसलिए कि गैरी ने पहले भी ऐसे कपड़े पहने थे। उसने समझ लिया। यह ब्लेक का तरीका था यह कहने का कि वह उनकी रक्षा करेगा, बिना सीधे बोले। इसके अलावा गैरी को यह भी एहसास हुआ कि पास ही कोई और भी है जो जल्द ही सपोर्ट देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस पर इतना डिपेंड करूंगा, लेकिन अगर वे यहां हैं तो हाउलर्स ये संभाल सकते हैं। गैरी ने मन में सोचा। वह ग्रुप से अलग हुआ और पीछे से एक क्रेज्ड ऑल्टर्ड के पास पहुंचा। उसके हाथ खींचकर एक को तोड़ दिया, और अगले ही पल अपनी क्लॉ उसकी गर्दन के पीछे घुसा दी। प्लस 400 एक्सपी। गैरी को एक और बात याद आई। इस क्वेस्ट में हर किल पर मिलने वाला एक्सपी काफी ज्यादा था। यह लेवल अप करने का मौका था। लड़ाई में कूदते हुए उसने अंडरडॉग्स के बीच अपना पुराना हंटिंग टारगेट भी देख लिया, लेकिन अभी डेमियन सबसे बड़ी प्रायोरिटी था। वह पागलों की तरह एक्सिस घुमा रहा था, और कई क्रेज्ड ऑल्टर्ड गिर चुके थे। दुर्भाग्य से उसके गैंग मेंबर्स टिक नहीं पा रहे थे। पहले वेव से बचे दर्जन भर में से अब आधे से भी कम जिंदा थे। ये देखकर एक ग्रे एलिफेंट मेंबर आगे बढ़ा, लेकिन एक क्रेज्ड ऑल्टर्ड पलटकर उस पर कूदा और उसे तुरंत मार डाला। इससे बाकी ग्रे एलिफेंट मेंबर्स झपट पड़े और ऑल्टर्ड को जल्दी से मार दिया, लेकिन उनका साथी तब तक मर चुका था। ये लोग सच में इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, गैरी ने सोचा। आखिरकार क्रेज्ड ऑल्टर्ड की दूसरी वेव खत्म हो गई। सभी 20 मारे जा चुके थे, और गैरी ने उनमें से 5 को खुद खत्म किया था। ट्विंस की तुलना में ये काफी आसान थे। शायद गैरी मजबूत हो गया था, या वे कमजोर थे, या फिर दोनों। बधाई हो, आप अब पहुंच चुके हैं। लेवल 17 एक स्टैट पॉइंट दिया गया है, एक्सपी 452, 3245। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब ग्रे एलिफेंट गैंग मेंबर्स पूरी तरह शामिल होने वाले थे। उससे पहले गैरी ने डेमियन की तरफ देखा। वह हाँफ रहा था। 2 एक्सिस के साथ वह काफी ताकतवर लग रहा था, हालांकि उसके शरीर पर कुछ खरोंचें थीं। अब वह इतना डरावना नहीं लगता। अगर मैं उसे हटा दूं तो मेरी आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, गैरी ने सोचा। यह सोचते हुए और अपने पास खड़े गिल को देखते हुए उसने फैसला कर लिया। ब्लड लस्ट डिटेक्ट हुआ, फोर्स्ड बॉन्ड एक्टिवेट हुआ, 7 मार्क्स असाइन हो चुके हैं। सारे क्रेज्ड ऑल्टर्ड मर चुके थे और पूरी तरह लड़ाई से बाहर हो गए थे। इससे गैरी और डेमियन को बाकी अंडरडॉग मेंबर्स के साथ एक पल के लिए सांस लेने का मौका मिला। ग्रे एलिफेंट्स ने अभी हमला नहीं किया था, क्योंकि वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था। एक तरफ एक इंसान अपने 2 एक्सिस से मॉन्स्टर्स को अंग भंग करते हुए काट रहा था, और दूसरी तरफ उनके सामने साफ साफ एक ऑल्टर्ड खड़ा था। क्वेस्ट कंप्लीट। इन्फेक्टेड ऑल्टर्ड से निपटा जा चुका है, और आपने टाउन को बचाने में अपनी भूमिका निभाई है। क्वेस्ट रिवॉर्ड। आपकी कंट्रीब्यूशन के आधार पर आपको एक पॉन पॉइंट मिला है। गैरी खुश तो था, और क्वेस्ट रिवॉर्ड भी अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन उसे तुरंत वो स्क्रीन्स हटा देनी पड़ी, क्योंकि अभी उसके सामने एक और मामला था जिससे उसे निपटना था। उसकी नजरें डेमियन से टकराईं, और डेमियन की नजरें उससे। डेमियन उन संकरी लाल आंखों को देख सकता था जो उसे घूर रही थी। ओह, और मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें मेरी मदद के लिए धन्यवाद दूंगा, डेमियन मुस्कुराया। लेकिन लगता है ऐसा नहीं है। बताओ, मैंने क्या किया? क्या मैंने तुम्हारी गैंग खत्म कर दी, या किसी अपने को मार दिया? ये शब्द गैरी को और भी गुस्सा दिला रहे थे। डेमियन ने सीधे तौर पर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन अंडरडॉग्स में रहते हुए गैरी ने उसे कई बार दूसरों के साथ ऐसा करते देखा था, या ऐसा करने का ऑर्डर देते हुए। यही वजह थी कि गैरी को यह सब करना पड़ा। दोनों को पकड़ो, ग्रे एलिफेंट्स के एक सीनियर मेंबर ने आदेश दिया। अगले ही पल वे दोनों तरफ से झपट पड़े। डेमियन ने लगभग तुरंत अपने एक्सिस घुमाए। पहला वार सीधे एक आदमी के सिर पर लगा, और वह वहीं ढेर हो गया। डेमियन बिना रुके अगले की तरफ बढ़ गया। कुछ लोग गैरी की तरफ भी आए। उसने नीचे गिरते बेसबॉल बैट को डॉज किया, जो जमीन से टकराया। फिर उसने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई और सामने वाले के चेहरे पर दे मारी। अगले ही पल किसी तरह की चेन उसके हाथ पर लिपट गई। कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन। गैरी ने स्किल एक्टिवेट किया। उसकी मांसपेशियां फूल गईं। उसने चेन जोर से खींची, जिससे सामने वाला आदमी जमीन पर गिर पड़ा, और अगले ही पल घिसटता हुआ उसकी तरफ खिंचाया। दूसरा आदमी उस पर चपटा, तो गैरी ने उसकी गर्दन नीचे दबाई। उसकी गति सामने वाले से तेज थी।
उसने घुटने से उसके पेट पर कई वार किए और फिर उसे पीछे से आ रहे लोगों की तरफ फेंक दिया। यह सब करते हुए भी गैरी की नजर डेमियन से नहीं हटी। वह लगातार आगे बढ़ता रहा, कदम दर कदम उसी जगह की ओर जहां उसका असली टारगेट खड़ा था। रुको, ग्रे एलिफेंट्स के सीनियर मेंबर ने चिल्लाकर कहा, जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। पीछे हटो। आदेश मिलते ही बाकी लोग पीछे हट गए। कुछ ने तो अपने घायल साथियों को जमीन से घसीटते हुए लड़ाई से बाहर भी ले लिया। तुम हमारे पीछे नहीं हो, है ना? सीनियर मेंबर बोला। तुम तो इसके पीछे आए हो, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं थी। गैरी दोनों के लिए आया था। बस उसने ये नहीं सोचा था कि डेमियन इतनी कमजोर हालत में होगा। शायद वह इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता था। तो फिर शुरू करो, सीनियर मेंबर ने कहा। अगर तुम इसे हरा दोगे तो इससे हमें ही फायदा होगा। हम यह पक्का करेंगे कि यह भाग न सके। उसने हाथ उठाकर बाकी लोगों को वहीं रुकने का इशारा किया। बेशक बाकी जगहों पर लड़ाई अब भी चल रही थी। साफ था कि ग्रे एलिफेंट्स उन्हें जाने नहीं देने वाले थे। वे बस चाहते थे कि गैरी और डेमियन एक दूसरे से लड़े। क्या तुम सच में इन लोगों की सुनने वाले हो? डेमियन चिल्लाया। हाँ हाँ, तुम सब कितने कमजोर हो। मुझसे आमने सामने लड़ने की जगह तुमने इन मॉन्स्टर्स के साथ हमला करने की योजना बनाई। और अब जब कोई और हम पर हमला कर रहा है, तब तुम ग्रे एलिफेंट्स पीछे खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। ठीक है, जो भी करना पड़े मुझे सच में मारने की कोशिश करना, क्योंकि मैं पक्का कर दूंगा कि तुम सब इसकी कीमत 10 गुना चुकाओ। डेमियन, गैरी ने आखिरकार कहा। अब हो या बाद में, तुम्हें मरना तो था ही। सीनियर एलिफेंट मेंबर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मेहमान ने शर्त मान ली हो। हाई स्ट्रीट के बाहरी किनारे पर, जहां टाइलर और बाकी लोग इंतजार कर रहे थे, उन्हें आखिरकार पुलिस फोर्स आती हुई दिखाई दी। कई गाड़ियां आकर रुकीं। एंटन अपने पार्टनर रू के साथ एक वाहन से बाहर निकला। मुझे पता था, इस टाउन में बिली और कर्क के अलावा भी ऑल्टर्ड है। लगता है इन लोगों में से कोई हमारा सस्पेक्ट है, एंटन ने सोचा। उसी समय दूसरी गाड़ी से व्हाइट रोज के 2 एजेंट्स भी बाहर आए। फ्रैंक की चोटें अब भर चुकी थीं, उसके यूनिक बॉडी और बीच बीच में मिले ट्रीटमेंट की वजह से। यही कारण था कि वे देर से पहुंचे थे। तो देखो जरा, हमारा छोटा ऑल्टर्ड हंटर हमसे पहले ही पहुंच गया और अब सिविलियंस को चोट पहुंचा रहा है, सेडी ने कहा। या शायद वह फंस गया है, फ्रैंक ने जवाब दिया। सारे क्रेज्ड ऑल्टर्ड तो मारे जा चुके हैं। हमें क्या करना चाहिए? अंदर जाएं? नहीं, सेडी ने कहा। एंटन ने भी यह सुना और उसकी तरफ देखा। तुम समझते हो ना चीफ, वह मुस्कुराई। हम यहां ऑल्टर्ड प्रॉब्लम की वजह से आए थे। वह प्रॉब्लम अब मौजूद नहीं है। जो हम अभी देख रहे हैं वह बस एक गैंग वॉर है। शांति से इंतजार करो, इन्हें एक दूसरे को खत्म करने दो। उसके बाद हम अंदर जाएंगे और जो बचेगा सब समेट लेंगे। तरीका भले ही चालाकी भरा था, लेकिन एंटन ने सहमति में सिर हिलाया और रेडियो पर पुलिस फोर्स को आदेश दिया, एंगेज न करने का, सिविलियंस को भी बाहर न निकलने देने का। क्योंकि ग्रे एलिफेंट्स ने आम लोगों जैसे कपड़े पहने थे, इसलिए अभी सबको पकड़ना ही बेहतर था। कॉल करने के बाद एंटन ने फिर से सामने चल रही लड़ाई पर नजर डाली। वह डेमियन है, तो आखिर अंडरडॉग्स और ग्रे एलिफेंट्स आमने सामने आ ही गए। लेकिन ये ब्लैक और गोल्ड वाले कौन है? यह साफ था कि ब्लैक और गोल्ड मेंबर्स एक अलग ग्रुप थे। उनमें से ज्यादातर ग्रे एलिफेंट मेंबर्स से लड़ने में व्यस्त थे, जबकि अजीब मास्क पहने हुए एक आदमी सीधे अंडरडॉग्स के लीडर से भिड़ा हुआ था। मुझे लग रहा है यह सब बहुत झंझट भरा होने वाला है। केट अपने कैमरामैन के साथ सड़क के किनारे की एक इमारत में घुसी। अंदर जाने की इजाजत लेकर वे कुछ सीढ़ियां चढ़कर रूफटॉप पर पहुंच गए। ऊपर से हल्के एंगल पर वे सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते थे। बीच सड़क पर गैरी और डेमियन आमने सामने खड़े थे। लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। उन्हें घेर कर खड़े ग्रे एलिफेंट मेंबर्स अचानक रास्ता छोड़ने लगे, जैसे किसी को आगे आने दे रहे हों। सबसे आगे बिल्कुल किनारे पर एक बड़ा आदमी दिखाई दिया। तो ये वाकई काफी दिलचस्प हो गया है ना? ब्रैंडन ने मुस्कुराते हुए कहा। किनारे खड़े उस विशाल आदमी को देखते ही गैरी ने उसे पहचान लिया। वह उसे कैसे भूल सकता था, जब बस कुछ ही दिन पहले उसी आदमी ने उसकी आंखों के सामने रिव को बेपरवाही से मार दिया था। तुम भी नहीं बचोगे, गैरी ने मन ही मन सोचा। Bloodlust has been detected. Forced bond has been activated. 8 out of 8 marks have been assigned. अब गैरी के तीनों हंटिंग टारगेट्स एक ही जगह मौजूद थे।
सिस्टम ने भले ही बता दिया था कि लोगों को खाने से उसे कोई एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि टारगेट्स को हंट करने पर शायद कुछ मिल जाए, और अगर कुछ न भी मिला तब भी उन्हें खत्म करना जरूरी था। डेमियन और ब्रैंडन के हटते ही उसे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता नहीं रहती। जहां तक गिल की बात थी, गैरी के उसके लिए अलग प्लान्स थे। उसके पुराने स्कूलमेट का मार्क उस जगह के पास था जहां उसकी मां को चोट लगी थी, और ऐसे में कुछ सवालों के जवाब जरूरी थे। क्या ये बड़ा आदमी लड़ाई में कूदेगा या बस तमाशा देखने आया है? गैरी सतर्क रहा। वेयरवुल्फ होने के बावजूद वह किसी दुश्मन की तरफ पीठ करने के मूड में नहीं था। ब्रैंडन ने वुल्फ मास्क पहने टीनेजर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जैसे उसकी दुविधा समझ रहा हो। आगे बढ़ो, ग्रे एलिफेंट लीडर बोला, हाथ ऊपर उठाते हुए और कुछ कदम पीछे हटते हुए। मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। तुम में से कोई भी उस लड़ाई में दखल नहीं देगा। अपने आदमियों को ऐसा कहते सुनकर गैरी फिर से चार्ज कर गया। डेमियन ने जीप चटकाई। वह चाहता था कि ये दोनों आपस में भिड़ जाएं, लेकिन दूसरा गैंग लीडर सिर्फ मसल हेड नहीं निकला। मजबूर होकर डेमियन ने अपना एक्स जोर से घुमाया। पहले वार से गैरी झुककर बच गया, बस बाल बाल। ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज है। क्या ये कोई ऑल्टर्ड है जो अपनी पहचान छुपा रहा है? गैरी ने सोचा। अगला एक्स ऊपर से आ रहा था। मास्क टीनेजर ने साइड में कदम रखा और एक्स के सिर को लात मारकर जमीन में गिरा दिया। पेवमेंट मजबूत थी, लेकिन एक्स की कर्व्ड एज के सामने टिक नहीं पाई और गहरी कट लग गई। मौका देखकर गैरी ने डेमियन की साइड पर स्वाइप किया। उसके नाखून धंस गए और खून जमीन पर टपकने लगा। डेमियन ने तुरंत गैरी की बांह पकड़ ली और दूसरे एक्स को उसकी तरफ घुमा दिया। वेयरवुल्फ ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हैरान रह गया। डेमियन की पकड़ असामान्य रूप से मजबूत थी। ऑल्टर्ड हो या नहीं, ये आदमी नॉर्मल नहीं है, गैरी ने हल्की घबराहट में सोचा। 2 points have been allocated into strength. Your base strength is now at 20 strength बढ़ते ही गैरी आखिरकार डेमियन से खुद को छुड़ा पाया। फिर भी एक्स उस तक पहुंचने ही वाला था। उसने अपनी फोरआर्म उठाई और उसे पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया। वेपन उसकी स्किन में गहराई तक धंस गया, हड्डी से बस थोड़ा पहले रुकते हुए। आर्ग! गैरी दर्द से चिल्लाया। You have been inflicted with a grave injury. -16 health. Health 84. You are heavily bleeding. हर मिनट 4। हेल्थ कम हो रही है। पूरी लड़ाई में वेयरवुल्फ ने एक भी वार लगने नहीं दिया था। काफी समय बाद एंड्योरेंस के बावजूद यह हथियार जानलेवा था, और डेमियन की ताकत के साथ नुकसान समझ में आता था। गैरी को खुद ही अपना हाथ खींचकर निकालना पड़ा और वह तेजी से पीछे हट गया। उसने इमरजेंसी हीलिंग के काम करने का इंतजार किया, लेकिन अगर उसकी एनर्जी बहुत गिर गई तो हीलिंग भी बेकार हो जाती। 4 हेल्थ प्रति मिनट, यह मौत के करीब था। हाँ, मैं तो तुम्हारी चिंता कर रहा था, डेमियन ने ताना मारा। लेकिन तुम तो बस एक नया ऑल्टर्ड निकले, जिसे थोड़ी सी ताकत मिल गई और हवा में उड़ने लगा। पिंसर्स को हराकर तुमने सोचा होगा कि अब इस टाउन पर राज करोगे। क्या तुम कोई बच्चा हो? और तुम सब फकर्स। डैमियन ने एक्स से ब्रैंडन की तरफ इशारा किया। इसे निपटाने के बाद मैं तुम सबका शिकार करूंगा। वह हथियार इतना खतरनाक इसलिए था क्योंकि डेमियन ने उसे डार्क गिल्ड की एक ऑक्शन से खरीदा था। वे हथियार उन्हीं बीस्ट से बने थे जिनसे ऑल्टर्ड आए थे, परफेक्ट एंटी ऑल्टर्ड वेपन्स। यही उसकी असली ताकत थी, और इसी वजह से गैरी को डेमियन औसत इंसान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। डेमियन के भाषण से गैरी को राहत मिली। उसकी बांह को पूरी तरह हील होने का समय मिल गया। यह देखकर डेमियन की आंखें फैल गई। उसे पता था कि ऑल्टर्ड तेज हील करते हैं, लेकिन यह रफ्तार बेहुदा थी। जब तक वह वाइटल जगह पर वार नहीं करता, मैं सह सकता हूं। मुझे यहीं उसे हराना होगा। गैरी ने खुद को हौसला दिया और फिर से चार्ज कर गया। उसके पास अभी कई ट्रिक्स बाकी थे। उधर बाकी हाउलर्स लगातार चारों तरफ से लड़ रहे थे। एक दूसरे की पीठ कवर करने की उनकी फॉर्मेशन कुछ हद तक काम कर रही थी। मैरी अपनी 2 ब्लेड्स के साथ काफी स्किल्ड थी, किसी को पास नहीं आने दे रही थी। इनु गुस्से से भरा, आम दिनों से ज्यादा जोर से किक और पंच कर रहा था। ऑस्टिन हमेशा की तरह मसल की दीवार बना हुआ था, लेकिन इस बार ग्रुप में एक ऐसा था जो अनजाने में उन्हें स्लो कर रहा था। एक ग्रे एलिफेंट मेंबर ने चार्ज किया। खाई ने किक मारी, पूरी तरह मिस। आदमी ने उसे रग्बी टैकल की तरह जमीन पर गिरा दिया और पिन कर लिया।
इससे पहले कि कुछ हो पाता, ब्लैक मास्क पहने हेल्पर ने उस आदमी की रिब्स पर किक मारी और उसे फॉक्स मास्क वाले टीनेजर से दूर धकेल दिया। फोकस में रहो, ब्लेक चिल्लाया। किस्मत से उनके पास एक एक्स्ट्रा हेल्पर था जो खाई की गलतियों को कवर कर रहा था। ये आदमी अच्छा है, ऑस्टिन बोला। शायद इसे हाउलर्स में इनवाइट कर ले। तुम जानते हो वो ब्लैक मास्क और उसके वेपन्स का मतलब क्या है ना? मारी ने कहा और बात अधूरी छोड़ दी। ऑल्टर्ड हंटर को ग्रुप में बुलाना असंभव लगता था, खासतौर पर जब गैरी उनका लीडर था। ऑस्टिन चिंतित था। इसे हुआ क्या है? उसने सोचा। ये लोग फिंसर से ज्यादा मजबूत हैं, फिर भी आज खाई की परफॉर्मेंस बेकार है। वो टैलेंटेड है, हम सबसे ज्यादा। फिर इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों है? क्या वो गैरी की चिंता कर रहा है? वो बार बार उसकी तरफ देख रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं था। कुछ तो गड़बड़ थी। तभी एक बड़ा बैट ऑस्टिन की उठी हुई बाहों पर आकर लगा। उसने ब्लॉक कर लिया, लेकिन दर्द फिर भी तेज था। फोर आर्म्स थरथरा रही थीं। बाकी लोग भी धीरे धीरे चोट खा रहे थे। इस बार इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, ऑस्टिन चिल्लाया। हमें कुछ और करना होगा। काश हम इतने कमजोर ना होते। ऐसा लगने लगा है जैसे हम हमेशा गैरी को नीचे खींचते रहते हैं। उसी पल ग्रे एलिफेंट्स की भीड़ से कराहने की आवाजें आईं। कुछ सेकंड्स बाद कई धमाके सुनाई दिए। ऊपर रूफटॉप पर केट ने आवाज सुनकर कैमरा उस तरफ घुमा दिया। मुझे पता था किसी न किसी तरह वो इनके साथ जुड़ी होगी। केट मुस्कुराई। लगता है रहस्यमयी महिला अब स्लीपन पहुंच चुकी है, उसने रिपोर्ट किया। दिखता है कि वह आज पहले पहुंचे तीसरे ग्रुप का हिस्सा है। तभी उन्हें ओलिविया दिखाई दी, हांफती हुई। तुम लोग बेकार हो। वह अपने साथ बैकअप भी लाई थी। अब दोनों तरफ और लोग थे। एक असली गैंग वॉर शुरू हो चुका था। बॉस की मदद करो, खाई ने कहा, अपने हाथ के छोटे से कट पर दबाव डालते हुए। लड़ाई में ध्यान न देने से वह लग गया था। फिक्र मत करो, ओलिविया बोली। मैं वैसे भी यही करने वाली थी। मुझे उसे हेल्प करने की जरूरत महसूस हो रही है। वह झूठ नहीं बोल रही थी। केट ने जल्दी से कैमरा वापस घुमाया। ऑल्टर्ड को लड़ते देखना न्यूज चैनल के लिए गारंटीड अटेंशन था। ठीक समय पर, क्योंकि उसने देखा फर से ढका ऑल्टर्ड पूरे गुस्से में एक्समैन पर टूट पड़ा था। गैरी ने बहादुरी से चार्ज किया, लकड़ी वाले हिस्से से दोनों एक्सिस पकड़ लिए, कर्व्ड हेड से ठीक पहले। उसने पूरी ताकत से डेमियन के पेट पर किक मारी, फिर रिब्स पर एक और किक, उसके जख्मों को और बिगाड़ते हुए। डेमियन ने भी कुछ अच्छे वार किए थे, लेकिन धीरे धीरे फर्क साफ हो रहा था। वेयरवुल्फ के जख्म हील हो रहे थे, उसकी स्टैमिना असामान्य थी। दूसरी तरफ अंडरडॉग्स का लीडर पहले की लड़ाइयों से थका हुआ था। फिर से चार्ज करते हुए गैरी ने क्लॉ उठाया, सीधे गर्दन पर वार करने के लिए। उसी पल जैसे गोली की रफ्तार से कोई भीड़ चीरता हुआ आया और गैरी की रिब्स पर जोरदार टक्कर मारी। वह उछलकर जमीन पर गिरा और फिसलता चला गया। सॉरी बॉस, मैं देर से पहुंचा, कर्क ने माफी मांगी। गैरी ने जमीन से सिर उठाने से पहले ही सबसे पहला काम किया। देखा कि उसका मास्क ठीक से लगा है या नहीं। शुक्र था कि सब कुछ सही था। उसी पल उसने ये भी नोटिस किया कि ग्रे एलिफेंट के किसी भी मेंबर ने उस पर हमला नहीं किया, जबकि वो उनसे बस 1 फुट की दूरी पर पड़ा था। अपने लीडर के लिए सच में बहुत लॉयल है ना? गैरी ने मन ही मन सोचा। तभी उसने वो आवाज सुनी, सॉरी बॉस, मैं लेट हो गया। गैरी सोच रहा था कि आखिर कौन पीछे से अचानक आकर उस पर हमला कर सकता है। वो डेमियन पर हमला करने में जरूर फोकस था, लेकिन फिर भी उसे लगा था कि अगर कोई इंटरफियर करने आएगा तो वो महसूस कर लेगा। डैम इट, उसने मुट्ठी भींचते हुए सोचा। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो भी आएगा। मास्क के अंदर से ऊपर देखते हुए उसकी नजर कर्क पर पड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी स्किन पीली हो चुकी थी। उस पर काले स्पॉट्स साफ दिख रहे थे। वो पहले ही पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन में था। अब सब कुछ साफ था। अंडरडॉग्स का सबसे तेज ऑल्टर्ड सीधे वेयरवुल्फ को देख रहा था, और साफ था कि वो उसे पहचान नहीं पाया। अंडरडॉग्स में से बस तू ही था जिससे मैं लड़ना नहीं चाहता था, कर्क। फिर आज ही क्यों आना पड़ा? और तू उस बैस्टर्ड को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? ट्रांसपोर्टर के दिनों की यादें गैरी के दिमाग में घूमने लगीं। जब वो पहली बार अंडरडॉग्स में शामिल हुआ था, वो डरा हुआ था, खोया हुआ था। तब कर्क ने ही उसे नोटिस किया था। आकर बस उसकी पीठ थपथपाई थी और कहा था, अच्छा काम करना। वो अजीब सा मोमेंट था। गैरी ने हकलाते हुए कर्क का नाम लिया था, क्योंकि वो उसका आइडल था। उसे कभी समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन ऑल्टर्ड ने उसके साथ वक्त बिताने में कोई परेशानी नहीं दिखाई। कर्क ने कभी दूसरे ट्रांसपोर्टर्स के साथ ऐसा नहीं किया था।
यहीं से दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया था। गैरी पहले से ही उसकी फाइट्स देखता था और सपोर्टर और दोस्त दोनों के रूप में उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ती चली गई। आखिरी बार जब वो मिले थे, कर्क ने उसे पंच करना सिखाया था और शायद उसी चीज ने उस दिन उसकी जान बचाई थी। गैरी उठकर खड़ा हुआ और डेमियन की तरफ देखा। इस वक्त कर्क उसके सामने खड़ा था और चीटा स्क्वाड भी पहुंच चुका था। उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी, अगर मैं बॉस तक पहुंचना है तो पहले उन्हें हराना पड़ेगा। शट! मुझे यहीं उसे खत्म करना होगा। उन्हें पता है मैं किस स्कूल में पढ़ता हूं और वो उस पैकेज को पाने के लिए कुछ भी करेंगे। सॉरी कर्क, अगर तू रास्ते में खड़ा हुआ तो मुझे तुझसे भी डील करना पड़ेगा। मैं तुझे एडमायर करता था, तुझसे रोज बात करने का इंतजार करता था। तू मेरे लिए ऑलमोस्ट एक फैमिली जैसा था, लेकिन मेरी एक रियल फैमिली है और मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना है। गैरी ने मुट्ठी कस ली। हाउलर्स शायद खाई और गैरी के लिए अंडरडॉग से अलग होने का तरीका थे, लेकिन अंदर से वो जानता था अंडरवर्ल्ड में पीसफुल सेपरेशन नाम की कोई चीज नहीं होती। वो डेमियन कर्क के आने से पहले खत्म करना चाहता था। शायद अब भी ये टकराव अवॉइड हो सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मास्क टीन एजी से डेमियन की ओर दौड़ा, लेकिन चीटा स्क्वाड के 3 मेंबर्स ने उसे रोकने की कोशिश की। 2 किक्स ऊपर की तरफ आए। गैरी ने तुरंत अपना सिर कवर किया और दोनों किक्स ब्लॉक कर ली, लेकिन तीसरी किक उस पेट पर लगी और वो सॉफ्ट बिल्कुल नहीं थी। हेल्थ और तालीस डेमियन के एक्स अटैक्स और कर्क के सरप्राइज हिट के बाद गैरी की हेल्थ आधे से भी कम रह गई थी, और अंडरडॉग्स की एलीट टीम की किक्स जितनी तेज थी उतनी ही खतरनाक भी। ये लोग ऑल्टर्ड नहीं है, लेकिन हर एक स्ट्रांग है। मेक सेंस। इनका काम कर्क को सपोर्ट करना है बिना उसे स्लो किए। मैं डेमियन तक पहुंचूं कैसे? क्या मुझे बाइट लेकर हेल्थ रिकवर करनी चाहिए? नहीं, वो सीक्रेट तभी इस्तेमाल करूंगा जब जरूरत पड़ी। अभी क्लॉ ड्रेन बेहतर रहेगा। सोचते ही चीटा स्क्वाड ने उसे घेर लिया, हमला करने को तैयार। कर्क अब भी रुका हुआ था, शायद इसलिए क्योंकि आसपास ग्रे एलिफेंट मेंबर्स थे जो किसी भी पल उसके बॉस पर टूट सकते थे। तभी जब पहला मेंबर पास आया, एक जबरदस्त फोर्स ने उसके पेट पर वार किया। वो एलीट गैंग मेंबर उछलकर जमीन पर गिर पड़ा और मैं समझा था तू कोई इनविंसिबल मॉन्स्टर है। पीछे से आवाज आई। उसी वक्त ग्रे एलिफेंट मेंबर्स को भी पीटा जा रहा था। अब वो साइड में खड़े नहीं थे। अगले ही पल वो फिर से फाइट में थे, अपनी जान बचाते हुए। ऊपर से केट ने सारा कैओस देखा और सब समझ गई। सब कुछ उस औरत के आने के बाद बदल गया था। वो और उसके लोग बैलेंस बदल रहे थे। ब्लैक और गोल्ड मेंबर्स के साथ मिलकर वो एक बड़ी फोर्स बन चुकी थी। उसके हाथ की whip उतनी ही खतरनाक थी जितना डेमियन अपने एक्सिस के साथ। और फिर गिरे हुए बॉडीज के बीच से बिना किसी चोट के ओलिविया पर्ल आगे आई। मेरे साथ जो किया था वही ट्रिक यहां भी क्यों नहीं अपनाता? उसने अल्फा वेयरवुल्फ से मुस्कुराते हुए पूछा। उसके आने के थोड़े ही समय में सड़क के एक हिस्से में मौजूद सारे ग्रे एलिफेंट मेंबर्स हार चुके थे, पिंसर्स, हाउलर्स और ऑल्टर्ड हंटर की मदद से। रेनफोर्समेंट्स देखकर ब्लेक सोचने लगा कि शायद अब उसका यहां रहना ज्यादा हो रहा है। पहले जरूरी था, लेकिन अब काश इतना आसान होता, गैरी ने सोचा। उसे नहीं पता कि लास्ट स्टैंड में मैं मौत के कितने करीब पहुंच गया था। डेमियन ये सब देखकर मुस्कुराया, अचानक मुड़ा और अपना एक्स एक ग्रे एलिफेंट मेंबर पर दे मारा। वो वहीं मर गया। हा हा, कर्क, इनसे निपट ले। मैं उस मोटे हाथी के पीछे जा रहा हूं। अगले ही पल कैओस की दिशा बदल गई। पिंसर्स बाकी ग्रे एलिफेंट मेंबर्स से भिड़ चुके थे। डेमियन भीड़ में गायब हो रहा था, लेकिन गैरी ने पहले ही उसे मार्क किया था। उसे साफ दिख रहा था कि वो किसी और मार्क की तरफ भाग रहा है। क्या डेमियन ग्रे एलिफेंट लीडर के पीछे जा रहा है? गैरी ने सोचा। फाइट करने या भागने, समझ नहीं आ रहा। जो भी हो उसके रास्ते में खड़ा था। जब तक मुझे हराओगे नहीं, मुझे जाने नहीं दोगे, है ना? गैरी ने पूछा। ओलिविया पहले ही चीटा स्क्वाड के 5 लोगों से निपट रही थी। तू मेरे बॉस को मारना चाहता है तो नो चांस, कर्क ने जवाब दिया और ज्यादा ट्रांसफॉर्म होने लगा। लगता है वो आदमी सही था, स्लफ में सच में और भी है। उसी वक्त वो आदमी जिसके बारे में कर्क सोच रहा था, चैवली एरिया में सारे ऑल्टर्ड साफ कर चुका था। ये देखने के लिए कि कहीं और कुछ बचा तो नहीं, उसने अपने फोन पर न्यूज चेक की। स्क्रीन पर चल रही फाइट देखते ही उसकी आंखें ठहर गईं। वेल डन स्ट्रीकर बॉय, एरिया प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन क्या इतना पब्लिक होना समझदारी है? उसने तुरंत मास्क पहचान लिया। वो वही था, गैरी। लेकिन स्क्रीन पर एक और जाना पहचाना चेहरा था। डैम इट, तूने उस कैट ड्यूड को ऐसा क्या कर दिया?
कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में गैरी जानता था कि ये लड़ाई एक दिन जरूर आएगी, लेकिन उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। कर्क से लड़ते हुए रूकी चैंपियन से जीतने की बात, वो जानता था कि नॉर्मली ये नामुमकिन है, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। न्यू क्वेस्ट रिसीव्ड किंग ऑफ द जंगल, डिफीट द ऑल्टर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेस्ट रिवॉर्ड optional quest received, waste not want not, consume the altered quest reward, additional stat points। जब भी गैरी किसी मुश्किल हालात में फंसता, वेयरवुल्फ सिस्टम उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाने के लिए क्वेस्ट दे देता। इस बार तो सिस्टम को उस पर इतना भरोसा था कि उसने एक नहीं 2 क्वेस्ट्स दे दिए। अब तक मैं एनर्जी बचाकर लड़ रहा था क्योंकि चारों तरफ इतने लोग हैं, लेकिन कर्क के साथ सॉफ्ट रहने का कोई चांस नहीं। गैरी ने सोचा। उसने कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी लेग्स पर एक्टिवेट किया, पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया ताकि पावर का पूरा फायदा मिल सके। फीट को उसने जानबूझकर चेंज नहीं किया, उसे डर था कि टोनेल्स जूतों को फाड़ देंगे। आर्म्स, हैंड्स और चेस्ट, इन सब पर उसने बिना रोक टोक स्किल का इस्तेमाल किया। इस वक्त गैरी का शरीर ऑलमोस्ट पूरी तरह ट्रांसफॉर्म था, लेकिन पूरी तरह नहीं। कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन फुल ट्रांसफॉर्मेशन के सामने अब भी कमजोर थी। फुल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा एनर्जी खाती थी, लेकिन हारने से बेहतर था। हार का मतलब सिर्फ उसकी मौत नहीं, और भी बहुत कुछ। वुल्फ टाइप ऑल्टर्ड मैस के साथ तो परफेक्ट सेंस बनता है, कर्क चिल्लाया। वो स्प्रिंटर की स्टैंस में आ गया, पीठ चुकी हुई, हाथ आगे की तरफ। मैंने ये पहले देखा है, उसकी ऑल्टर्ड फाइट्स में। गैरी ने सोचा, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही चीता ऑल्टर्ड अपनी तेज लेग से एक पल में डिस्टेंस खत्म कर चुका था। गैरी ने आगे बढ़कर आने वाली फिस्ट को पकड़ लिया। उसके पैर जमीन पर घिसटते चले गए, पीछे की ओर। डेमियन से लड़ते वक्त मैंने स्ट्रेंथ बढ़ाई थी, फिर भी ये काफी नहीं है। गैरी ने अपने पैरों को भी जोर लगाना शुरू किया, फ्रिक्शन बनाने की कोशिश करते हुए। तभी उसने देखा, कर्क दांत भींचे हुए था। उसकी गर्दन और मसल्स पूरी तरह टेंस थे। वो सच में पूरी ताकत से लड़ रहा है। मैं सिर्फ कोई बच्चा नहीं हूं। लोग मुझ पर डिपेंड करते हैं, मैं कर सकता हूं। नहीं, मुझे करना ही होगा। गैरी ने अपने हाथों की पड़ एडजस्ट की ताकि कर्क की फिस्ट पर ग्रिप बेहतर हो सके। स्किल एक्टिवेटेड, क्लॉड्री 180 उसने अपने नेल्स कर्क में गड़ा दिए। हेल्थ 56 बूस्ट, छोटा था, डैमेज भी कम, बट फिर भी कुछ तो था। दर्द में कर्क ने दांत भींचे, गैरी की आर्म्स को कसकर पकड़ा और उसे जमीन से उठा लिया। फिर सीधे उसके चेहरे की तरफ किक मारी। चिन पर जोरदार हिट लगा। गैरी की पकड़ छूट गई। अजीब तरह से किर्क ने तुरंत अपने ब्लैक शूज उतार दिए और अपने फीट ट्रांसफॉर्म कर लिए। उसके टोज चीटे से बन गए, ज्यादा सरफेस एरिया के लिए। वो जमीन से साइड टू साइड उछलते हुए गैरी की तरफ बढ़ा। अब उसके हाथों में भी क्लॉज थे। उसने एक तरफ से स्वाइप किया, गैरी ने आर्म्स उठाकर ब्लॉक किया, फिर भी क्लॉज ने स्किन को चीर दिया। हेल्थ 51, लेकिन यही नहीं रुका। जमीन पर उतरते ही वो फिर उछला और एक और स्वाइप। हेल्थ 48, साइड से साइड लगातार, इतनी तेजी से कि गैरी समझ ही नहीं पा रहा था क्या करे। बस आर्म्स ऊपर रखे हुए था, किसी फेटल ब्लो को रोकने के लिए। मैंने उसकी सारी फाइट्स देखी हैं। मुझे एडवांटेज होना चाहिए था, लेकिन ये स्टाइल रिंग वाले कर्क से बिल्कुल अलग है। मैं ऐसे बस डिफेंड करता नहीं रह सकता। मेरी एनर्जी उससे पहले खत्म हो जाएगी जितनी उसकी स्टेमिना। जब गैरी की हेल्थ एक तिहाई से नीचे गई, उसने डेस्परेशन में एक वाइल्ड स्विंग मारा, लेकिन हमला हवा में ही चला गया और कर्क ने मौका नहीं छोड़ा। उसके चेस्ट पर क्लॉज गड़ गए। हेल्थ 27, मेरी हेल्थ हर सेकंड गिर रही है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, कर्क सच में मुझे मार देगा। तभी पहली बार लड़ाई में अटैक्स रुक गए, सिस्टम नोटिफिकेशंस भी रुक गई। क्या वो थक गया? गैरी ने सोचा। उसने आर्म्स खोले, अटैक करने को तैयार। वो पावर अनलीश करने वाला था, जो अब तक उसने इस्तेमाल नहीं की थी। उसे बस यही लगा कि कर्क थक गया है। आखिर गैरी की स्टैट्स कई ऑल्टर्ड से बेहतर थी। वो खुद इतनी देर नॉनस्टॉप अटैक नहीं कर सकता था। थैंक्स, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। नीचे से एक फिस्ट ऊपर आई, सीधे गैरी की छिन पर, पूरी ताकत से। कर्क ने अपनी स्ट्रॉन्ग लेग्स की ताकत से जमीन से पाउंस करके अपना सबसे पावरफुल हिट दिया था। गैरी कुछ सेकंड्स तक हवा में रहा, फिर जमीन पर आ गिरा। अब कर्क खुद सांस संभाल रहा था। इसकी एंड्योरेंस इंसेन है, इतने अटैक्स के बाद भी गिरा नहीं। एएफसी में भी ऐसे लोग कम हैं, कर्क ने सोचा। हेल्थ 17, इतनी कम हेल्थ देखकर गैरी समझ गया अब टैक्टिक्स बदलनी होंगी। वो अपनी जॉ छूने गया और तभी उसे एहसास हुआ, मेरा मास्क
हिट के दौरान गिर गया। उसने ऊपर देखा, मास्क थोड़ा आगे पड़ा था। वो घिसटते हुए उसकी तरफ पड़ा, लेकिन कोई और उसे पहले उठा चुका था। गैरी, अविश्वास से भरी आवाज। उसने देखा और किस्मत का मजाक, गिल उसके वुल्फ मास्क को पकड़े खड़ा था। अब उसका हंटिंग टारगेट उसका चेहरा देख चुका था। हाउ मेंबर, अंडरडॉग्स जिसे ढूंढ रहे थे, वो यहीं खड़ा था। स्क्रू दिस, गैरी ने फैसला कर लिया। आइडेंटिटी एक्सपोज हो चुकी थी, अब कोई रीजन नहीं था रोकने का। स्किल एक्टिवेटेड, फुल ट्रांसफॉर्मेशन। इस पूरी लड़ाई के ज्यादातर हिस्से में गिल खुद को बिल्कुल आउट ऑफ डेप्थ महसूस कर रहा था। ये उस कलर गैंग वॉर जैसा बिल्कुल नहीं था जिसमें वो पहले हिस्सा ले चुका था। यहां गैंग मेंबर्स लीथल वेपन्स इस्तेमाल कर रहे थे, और गिल ने अपनी आंखों के सामने अंडरडॉग्स के लीडर को कई लोगों बेरहमी से काटते हुए देखा था। ड्रॉप आउट गिल को लगा था कि वो इतना टफ हो चुका है कि सब हैंडल कर लेगा, खासकर तब जब डेमियन ने उन लोगों को मार दिया था जिन्होंने उसके सामने एलिजेंस वेयर करने से मना कर दिया था। गिल को लगा था कि उससे ज्यादा खूनी दिन वो कभी नहीं देखेगा, लेकिन अब उसे समझा रहा था वो सिर्फ उसकी विशफुल थिंकिंग थी। आज उसने देखा कि कैसे उसके आसपास खड़े बड़े बड़े आदमी क्रेज्ड ऑल्टर्ड के सामने इतनी आसानी से अपनी जान गंवा रहे थे। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि ये बेवकूफी भरी जंग कौन जीता है। अगर ग्रे एलिफेंट्स जीतते तो मैं बस यही कह दूंगा कि कलर वॉर के दौरान मुझे पकड़ लिया गया था और मुझे जबरदस्ती अंडरडॉग्स में शामिल किया गया। अगर किसी तरह ये लोग जीत गए तो भी ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं, तो सबसे अच्छा यही है कि मैं कुछ ना करूं। गिल ने सोचा। वो इस बात से खुश भी था कि अंडरडॉग्स के लीडर ने उसे लड़ाई से दूर रहने को कहा था। वैसा ही कुछ वो शुरू से करना चाहता था। दोनों ऑल्टर्ड की लड़ाई हर उस इंसान का ध्यान खींच रही थी जो खुद लड़ नहीं रहा था, और यहां तक कि कुछ का भी जो लड़ रहे थे। दोनों लगभग बराबरी के लग रहे थे, लेकिन दोनों गैंग्स की आपसी लड़ाई धीरे धीरे कम हो रही थी। जितने ज्यादा गैंग मेंबर्स घायल होकर लड़ने लायक नहीं रह जाते, उतनी ही लड़ाई ठंडी पड़ती जा रही थी। आखिर कोई कितना मार खा सकता है? किसी अजीब तरीके से लोअर रैंक्ड गैंग मेंबर्स के बीच एक तरह का अनकहा ट्रूस बन गया था। उन्होंने मुक्के बदले, जख्म बदले, खून बहाया, लेकिन सब समझ चुके थे कि ओवरऑल पिक्चर में उनकी लड़ाई बेकार है। जिस भी साइड का ऑल्टर्ड जीतेगा, वही कमजोर साइड को कुचलने की ताकत रखेगा। फिर भी कुछ लोग पूरी ताकत से लड़ रहे थे, जैसे न्यूली अराइव्ड चीटा स्क्वाड और ओलिविया पर्ल। बाकी लोग, इवन जो जमीन पर गिरे पड़े थे, अपनी चोटों के बावजूद ऑल्टर्ड फाइट की तरफ ही देख रहे थे। तभी मास्क गिल के पैरों के पास आकर गिरा। उसने बिना ज्यादा सोचे मास्क उठाया और वुल्फ टाइप ऑल्टर्ड की तरफ देखा, और जो उसने देखा वो उसकी उम्मीद से सबसे आखिरी चीज थी। गैरी, ये नर्ड यहां क्या कर रहा है गैंग वॉर के बीच में? और कब से वो ऑल्टर्ड बन गया? गिल का मुखला का खुला गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक उसके दिमाग में चीजें जुड़ने लगी। अंडरडॉग्स जिस ट्रांसपोर्टर को ढूंढ रहे थे था कि वो गैरी था। उसने तो बस अब बदला लेने के लिए झूठ बोल दिया था। डिस्क्रिप्शंस वैसे भी मैच कर रही थी। गैरी जैसा कोई इंसान कॉर्पोरेशन से स्पॉन्सर होकर ऑल्टर्ड डीएनए ले, ये इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन अगर उस पैकेज के अंदर कुछ ऐसा जिसने गैरी को यही बना दिया, अगर उसका अंदाजा सही निकल गया हो। गिल के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। अगले ही सेकंड गैरी का चेहरा बदलने लगा। इससे पहले कि कोई और देख पाता, उसके चेहरे से निकलने लगी, नाक लंबी होने लगी, स्किन के कुछ हिस्से उखड़ने लगे और उनकी जगह हस्क हाइड वेयरवुल्फ की स्किन और मोटी हो गई। दांत और नुकीले, पूरा शरीर पहले से ही बड़ा हो गया। इस बार ब्लेजर के सिरे नहीं फटे, खाई की जस्ट की वजह से, लेकिन ट्राउजर्स के नीचे के हिस्से नहीं बच पाए, शूज भी नहीं। अब हर कोई साफ देख सकता है, पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होकर एक फुल वुल्फ लाइक ऑल्टर्ड बन चुका था। उसकी लाल आंखें सबको घूर रही थी। एक पल के लिए गैरी की आंखें गिल से मिली, और फ्लैशबैक्स उसके दिमाग में फट पड़े। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे याद है वो दिन, ग्रे कलर गैंग के साथ मेरी पहली रन के दौरान जब मुझ पर हमला हुआ था, वो वही था। ये घटिया इंसान ही था। गिल को कभी समझ नहीं आया था कि उस दिन उस पर हमला क्यों हुआ। उसने खुद को यही समझाया था कि कोई विजिलेंटी होगा जो ज्यादा सुपर हीरो मूवीज देख चुका था। लेकिन अब सच सामने था। अब वो समझ गया था कि गैरी उसके पीछे क्यों आया। उसे याद था उसने क्या किया था। गिल ने गैरी के स्क्रॉनी बॉयफ्रेंड पर हमला किया था। अब इस नई ताकत के साथ बदला लेने आना बिल्कुल नेचुरल था। उसी पल गिल का पूरा शरीर चिल्ला रहा था, भागो, और उसने वही किया। वो बेसमेंट्स नाइट क्लब की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन गैरी को देखने वाला सिर्फ गिल ही नहीं था।
किसी ने भी उसका चेहरा बिना मास्क के पहले नहीं देखा था, लेकिन यूनिफॉर्म, उसकी पोजीशन और उस दिशा में अकेला वही इंसान अब हाउलर्स का सबसे अनजान मेंबर भी समझ चुका था। गैरी एक ऑल्टर्ड था। गैरी का पूरा फॉर्म देखकर, ऐसा रूप जो मारी ने भी पहले कभी नहीं देखा था, सबके दिमाग में एक याद उभरी। और इन्नू के लिए वो याद कभी न भूलने वाली थी। क्या वही था जो उस दिन हमें मारने आया था? इन्नू चिल्ला उठा। हम जंगल में उसे ढूंढ रहे थे। बाकियों को इन्नू की चिंता समझ में आई, और इससे कई सवालों के जवाब भी मिल गए। गैरी ये सब कैसे कर पाता था, और पिछली बार ट्विंस को कैसे हरा पाया था? वो सिर्फ ऑल्टर्ड नहीं था, वो एक खतरनाक विशियस ऑल्टर्ड था। तुम गलत हो, काई ने कहा। उसे देखो, उस दिन दो थे, एक काला वाला जिसने हम पर हमला किया और एक भूरा जिसने हमें बचाया। हालांकि ये खाई का खुद का निष्कर्ष था। गैरी ने माना था कि वो ऑल्टर्ड है, लेकिन खाई ने ज्यादा सवाल नहीं किए थे। फर का रंग देखकर ये अंदाजा सही लगता था, और टॉम की एक्शन से भी मैच करता था। गैरी के इस नए विशाल रूप को देखकर भी कर्क नहीं हिचकिचाया। वो जानता था, अगर उसने डर दिखाया तो वही उसकी हार बन जाएगा। वो फिर से स्प्रिंटिंग स्टैंस में आया। हाथ जमीन को छू रहे थे। फुल ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अच्छा नहीं होता। कर्क चिल्लाया, मैंने तुमसे भी बड़े लोगों को गिराया है। वो जमीन से उछला, पहले से भी तेज। ये जानते हुए कि गैरी उसी तरह का हमला एक्सपेक्ट करेगा, चीता ऑल्टर दौड़ता हुआ आया। आखिरी पल में उसने अपना शरीर घुमाया ताकि पंच में एक्स्ट्रा पावर आ सके। पूरा वेट और मोमेंटम लेकर कर्क ने गैरी के पेट पर हमला किया। वेयरवुल्फ पीछे हटा, लेकिन बस कुछ इंचेस। गैरी के पंजे जमीन में गड़ गए। कंक्रीट टूट गया। मसल और वजन की दीवार ने इस बार हमला सह लिया। अगले ही पल गैरी ने कर्क को आर्म से पकड़ा और उसे जोर से कंक्रीट पर पटक दिया। फिर गैरी ने ऊपर चांद की तरफ देखा। उसके अंदर कुछ इंस्टिंक्टिव जाग उठा, और उसी के साथ उसने जोर से हाउल किया। उह! अल्फा वेयरवुल्फ की दहाड़ पूरे दम से गूंजी। ये किसी नॉर्मल वुल्फ की हाउल नहीं थी, ये कहीं ज्यादा गहरी थी। उसकी वाइब्रेशंस आसपास खड़े हर इंसान के शरीर में उतर गई। उसी समय थोड़ी दूरी पर ओलिविया ने भी उसे महसूस किया। उसके अंदर एक अजीब सी इच्छा जागी, जवाब देने की। बीटा वेयरवुल्फ की आंखें नीली चमकने लगीं। उसकी ताकत बढ़ रही थी। मुझे ये फीलिंग सच में पसंद आने लगी है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। और उसने अपना व्हिप फिर से कसकर पकड़ लिया, अगली लड़ाई के लिए तैयार।